आज हम अगला चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम। इससे पहले हम वायरल क्रोमोसोम के बारे में चर्चा कर चुके हैं। बैक्टीरियल क्रोमोसोम या एक प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है कि बैक्टीरिया जो कि एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है और उसमें क्रोमोसोम के रूप में जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में रहता है और इसके चारों तरफ किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता, न्यूक्लियर एनोलप नहीं होता है। तो एक ओपन जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में रहता है जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं और जीनोफोर के नाम से भी हम जानते हैं उसको। यहाँ पर कई क्वेश्चन उठते हैं कि जब साइटोप्लाज्म में यदि कोई बॉडी या पार्ट या जेनेटिक मटेरियल के रूप में वहाँ डीएनए है तो वो एक ही जगह रहता है या पूरे साइटोप्लाज्म में मूवेबल होता है, इसकी संख्या कितनी होती है और यदि ये स्टेब्लिश है एक जगह तो वो क्यों है, किस रीजन से है। तो हम इस पे ये भी चर्चा करेंगे कि बैक्टीरियल स्पीसीज में डीएनए कंटेंट जो है वो अलग अलग मात्रा में होता है, उसकी लेंथ अलग अलग होती है, तो नंबर ऑफ कॉपीज कितनी होती है। तो आइए हम देखते हैं आज बैक्टीरियल क्रोमोसोम के बारे में। सबसे पहले हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम के बारे में पढ़ते हैं कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो है वो जिस रीजन में पाया जाता है बैक्टीरियल सेल में उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं और यह न्यूक्लियोइड जो है वो नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। इसलिए डीएनए जो होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है साइटोप्लाज्म के। और बैक्टीरिया जो है उसमें नंबर ऑफ कॉपी जो है एक ही क्रोमोसोम की वो 1 to 4 आइडेंटिकल कॉपीज इसमें उपस्थित होती है और ये डिपेंड करता है कि इनकी संख्या कितनी होगी। ये डिपेंड करेगा स्पीशीज पे कि कौन सी स्पीशीज है उसमें, और दूसरा है कि उनकी ग्रोथ कंडीशंस पे डिपेंड करेगा कि रिच कंडीशन है, न्यूट्रिएंट रिच कंडीशन है या स्टार्वेशन कंडीशन है, उस पर भी ये डिपेंड करता है। बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो है डीएनए यूजुअली जो होता है वो एक सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है और फ्यू मिलियंस न्यूक्लियोटाइड जो है इसकी लेंथ होती है। ई कोलाई में देखते हैं तो 4.6 मिलियन बेस पेयर होते हैं, वहीं हम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की बात करते हैं तो 1.8 मिलियन बेस पेयर। इसका मतलब यह है कि लेंथ जो है वो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होती है। एक टिपिकल बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो होता है उसमें फ्यू थाउजेंड्स अलग अलग प्रकार के जीन जो है वो पाए जाते हैं। जैसे स्ट्रक्चरल जीन सीक्वेंस होती है जो प्रोटीन बनाने की क्षमता रखते हैं, जो एक्सप्रेस होने की क्षमता रखते हैं, उसे हम स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। एनकोडिंग जो एनकोडिंग प्रोटीन्स जो है बनाने की क्षमता रखते हैं। तो अधिकतर जो बैक्टीरियल डीएनए जो होता है उसमें जो है ऐसे ही एनकोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस या एक्सप्रेसिव डीएनए पार्ट जो है वो पाया जाता है। दूसरा जो है वो है नॉन ट्रांसक्राइब्ड डीएनए पाया जाता है। ये एक्चुअल में दो जीन जो होते हैं उनके बीच का या इंटरजीनिक रीजन जो होता है वहां पर ये पाया जाता है। तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के ये तो हम देखते हैं कि दिखाई देता है कि क्या क्या उसकी लेंथ है, कितना उसकी स्ट्रक्चर होती है, कहाँ पाया जाता है। अब हम बात इसमें करते हैं कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता कैसा है। जहां हमने बात करी कि अधिकतर स्पीसीज में ये एक टिपिकल सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है और ये डबल स्ट्रैंड डीएनए सर्कुलर, और ये जो डायग्राम दिख रहा है ये एक तरह से रिलैक्स्ड डीएनए का डायग्राम है, रिलैक्स्ड डबल स्ट्रैंड डीएनए। अब हम बात कर रहे हैं इसमें इसके करेक्टर फीचर्स क्या है मेन। सबसे पहले यदि हम देखें कि मोस्ट बट नॉट ऑल, अधिकतर में नहीं है, तो बैक्टीरियल स्पीसीज जो होती है उसमें सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है, जैसा कि हम अभी चर्चा कर चुके हैं। एक टिपिकल जो क्रोमोसोम होता है उसमें फ्यू मिलियन बेस पेयर उसकी लेंथ होती है और मोस्ट ऑफ द स्पीसीज जो होती है उसमें एक सिंगल टाइप ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है, लेकिन कुछ में मल्टीपल कॉपीज भी उपस्थित होती है। यदि नंबर ऑफ जीन्स की बात करते हैं तो एक क्रोमोसोम में अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होते हैं और कुछ सेवरल थाउजेंड्स डिफरेंट जीन्स पाए जाते हैं। अब जो खास बात है वो है एक यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वह साइट होती है जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो वह एक सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट जो है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम पर या बैक्टीरियल डीएनए पर पाई जाती है, एक सिंगल।
और इसकी लेंथ जो है वो फ्यू थाउजेंड न्यूक्लियोटाइड इन लेंथ इसमें लंबाई होती है। साथ ही कुछ इसमें शॉर्ट रिपीटेटिव सीक्वेंसेस जो है वो क्रोमोसोम के ऊपर भी बिखरी हुई रहती है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। ये रिपीटेटिव सीक्वेंस जो है ये यहाँ पर पूरे क्रोमोसोम में अलग अलग पाई जाती है जगह पे। और इनका जो मेन रोल होता है वो डीएनए फोल्डिंग में होता है, उसकी रेप्लिकेशन में और जीन एक्सप्रेशन में होता है। तो ये ओवरऑल जो सीक्वेंस, ये स्ट्रक्चर जो है वो एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम की है। अब हम देखते हैं कि एक बैक्टीरियल सेल में ये क्रोमोसोम जो है इसकी इतनी बड़ी लेंथ जो है वो कैसे फिट होती है, क्योंकि सेल की साइज बहुत छोटी होती है, माइन्यूट सेल होती है, और इसमें साइटोप्लाज्म के अंदर ये इतना लंबा डीएनए जो है वो कैसे फिट होता है, इसका वॉल्यूम जो है उसके अकॉर्डिंग इसकी इतनी बड़ी लेंथ जो है बेस पेयर की वो इसमें कैसे समाहित होती है। तो उसकी यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि डीएनए की लेंथ भले कितनी ज़्यादा हो, लेकिन वो धीरे धीरे आपस में इसमें डीएनए कॉम्पैक्ट हो जाता है, संघनित होता है, और संघनित होकर के वो उस साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है। हम यूकेरियोटिक क्रोमोसोम की बात करते हैं तो हम देखते हैं वहाँ डीएनए बहुत लंबा होता है, लेकिन वो धीरे धीरे संघनित होकर के क्रोमोसोम बनाता है जो कि उसमें उपस्थित होते हैं। ऐसे ही बैक्टीरियल सेल जो होती है वो बहुत माइन्यूट होती है, तो वहाँ भी ये कॉम्पैक्टनेस जो है वो 1000 गुना जो है वो होती है इसमें। और इसमें ये कॉम्पैक्ट कैसे होता है, संघनित कैसे होता है, ये डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंड, इसमें लूप बनती है, लूप डोमेन जो होती है उसका फॉर्मेशन होता है। और जैसे हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ एक सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए है, और इसमें जब लूप बनती है तो हमें कुछ इस प्रकार का ये दिखाई देता है, जिसमें यदि बीच में देखते हैं तो यहाँ पर कुछ इसमें एसोसिएटेड प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रोटीन्स लूप के आधारी भाग पर उपस्थित होते हैं, और यहाँ से ये बहुत सारी लूप जो है वो निकली रहती है। तो एक सर्कुलर रिलैक्स्ड क्रोमोसोमल डीएनए जो है उसमें जो है वो कई सारी लूप जो है वो ऐसे बननी प्रारंभ हो जाती है, और ये लूप बनने से ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो रहा है। और यहाँ जो एसोसिएटेड प्रोटीन्स है ये लूप को होल्ड रखने में, उसको बनाए रखने में, उसको बांधे रखते हैं एक जगह, और इन्हीं प्रोटीन्स की वजह से ही ये साइटोप्लाज्म में एक जगह भी स्टेब्लिश रहते हैं। तो ये कॉम्पैक्टनेस जो है, यदि एक नॉर्मल डीएनए जो है सर्कुलर डीएनए लूप बनने के बाद में ये 10 गुना अधिक कॉम्पैक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर यदि हम इसकी साइज की बात करें तो लूप की नंबर ऑफ लूप जो होते हैं वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम की साइज के ऊपर डिपेंड करता है, और स्पीशीज पे भी डिपेंड करता है। तो अलग अलग स्पीशीज में और बैक्टीरियल क्रोमोसोम, अलग अलग बैक्टीरियल क्रोमोसोम में इनकी लूप्स की संख्या जो है वो भी अलग अलग होती है। जैसे इकोलाई की बात करें तो यहाँ पर 50 से लेके 100 तक लूप्स होती है, और हर एक लूप में 40 से 80 हजार बेस पेयर डीएनए के पाए जाते हैं। तो पहला तो कॉम्पैक्टनेस जो हुई है वो लूप डोमेन की वजह से हुई है कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम लूप डोमेन की बनने के द्वारा वो धीरे धीरे कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। दूसरा जो है कॉम्पैक्टनेस जो होती है वो यहाँ की संघनित होता है डीएनए, सर्कुलर डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए, वो होता है डीएनए सुपरकोलिंग की वजह से। तो ये एक दूसरा वे है। वो हम देखते हैं कि जो लूप्ड क्रोमोसोमल डीएनए बनने के बाद सुपर कॉलिंग होती है, और सुपर कॉलिंग होने के बाद में जब हमें दिखाई देता है तो कुछ इस प्रकार से कि डीएनए और ज्यादा अधिक संघनित हो गया, हर एक लूप जो है उसके अंदर और ज्यादा बल पड़ जाते हैं, ट्विस्ट हो जाता उत्पन्न हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं सुपर कॉइलिंग। तो ये सुपर कोइल्ड एंड लूप्ड डीएनए के रूप में जाना जाता है। तो अत्यधिक संघनित डीएनए होता है बैक्टीरियल डीएनए, और जितनी ज्यादा सुपर कोइलिंग होगी लूप्स में उतना ही डीएनए जो है वो अधिक कॉम्पैक्ट होगा। अब हम देखते हैं कि डीएनए सुपर कोइलिंग है क्या। अच्छा, काफी डिटेल टॉपिक है ये, हम इसको शॉर्ट में इसको समझते हैं कि सुपर कोइलिंग कैसे ये क्रिएट होती है। जैसे यहाँ पर 10 बेस पेयर पर टर्न, एक टर्न जो होता है उसमें 10 बेस पेयर उपस्थित होते हैं। वाटसन और क्रिक का मॉडल भी यही कहता है। तो ऐसा एक नॉर्मल डीएनए है, और इसमें टोटल 5 जो है वो टर्न्स उपस्थित है। और हम यदि देखें कि सुपर कोइलिंग जो है वो कितने प्रकार से हो सकती है। एक तो है कि 360 डिग्री लेफ्ट हैंडेड टर्न हो। लेफ्ट हैंडेड टर्न का मतलब नॉर्मल डीएनए जो है वो राइट हैंडेड कोइलिंग होती है, और लेफ्ट हैंडेड कोइलिंग करेंगे तो क्या होगा, कोइलिंग खुलेगी। तो यहाँ पे दो वे हैं, अनवाइंड हो रहा है डीएनए, कोइलिंग राइट हैंडेड है। बी डीएनए की नॉर्मली हम जानते हैं कि बी प्रकार का डीएनए या वाटसन
क्रिक ने जो मॉडल बताया था डीएनए का, उसमें डबल स्ट्रैंड डीएनए जो है वो राइट हैंडेड कॉइलिंग होता है। तो यहाँ पर 360 डिग्री यदि लेफ्ट हैंड की तरफ यदि कॉइलिंग होती है इसमें, यानी कि अनकॉइलिंग हो रही है या कि ये अंडर वाइंडिंग हो रहा है, तो क्या होगा, पहली कंडीशन ये होगी कि एक जो टर्न है वो कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 थे तो 5 की जगह 4 ही रह गए, और एक टर्न के बीच में जहां 10 बेस पेयर थे वहां पे 12.5 बेस पेयर हो गए, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल नहीं है। तो दूसरा क्या होता है, इसके अलावा भी क्या हो सकता है कि यदि अनवाइंडिंग होता है तो उस कंडीशन में कि नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न 10 ही रहे। यदि हर टर्न पे टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर जो है वो 10 ही रहे, तो क्या होगा, यहां पर ये डीएनए अधिक इस प्रकार से इसमें ट्विस्ट क्रिएट हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न जो है 5 थे और यहाँ भी 5 ही है, 1 2 3 4 5, लेकिन ये आपस में ही इसमें ट्विस्ट उत्पन्न हो गया। ये ऐसे है जैसे एक रस्सी जिस डायरेक्शन में हमने इसको हम ट्विस्ट उसमें रस्सी में क्रिएट कर रहे हैं, और ज्यादा करते जाएंगे तो रस्सी आपस में लिपट जाती है, तो वो सुपर कोइलिंग एक तरह से हम कह सकते हैं। तो ये जो है यदि हम अंडर बाइंडिंग करते हैं या 360 लेफ्ट घुमाते हैं तो इस प्रकार कोइलिंग क्रिएट होती है। तो ये कोइलिंग जो है ये नेगेटिव सुपर कोइलिंग कहलाती है। समझ ले, हम नॉर्मल डीएनए राइट हैंडेड कोइलिंग होता है, हमने डायग्राम से देख रहे हैं टोटल 5 टर्न है, यहाँ भी टोटल 5 टर्न है, लेकिन हम लेफ्ट हैंडेड घुमाते ही यदि वो टर्न तो बराबर रहे तो वो आपस में उलझ जाएगा, ऐसा ट्विस्ट यदि क्रिएट होता है तो वो नेगेटिव सुपर कोइलिंग कहलाती है। तो 10 बेस पेयर पर टर्न प्लस 1 नेगेटिव सुपर कोइल, एक सुपर कोइलिंग है यहाँ पर उपस्थित, ये तो हो गई नेगेटिव सुपर कोइलिंग। अब यदि हम इसको 360 राइट हैंडेड टर्न, यानी जिस डायरेक्शन में डबल स्ट्रैंड डीएनए जो है दोनों वो आपस में लिपटे हुए रहते हैं, उसी टर्न में यदि इसको ओवर वेंडिंग करें, और ही ज्यादा इसको और ज्यादा राइट हैंडेड कर दें, तो एक कंडीशन तो ये आती है कि वहां पे 5 की जगह 6 टर्न क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है, एक टर्न बढ़ जाएगा, लेकिन ये भी स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है। और जब टर्न बढ़ेगा तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ बेस पेयर तो फिक्स ही है, तो 10 की जगह 8.3 बेस पेयर हो गया एक टर्न बढ़ते ही। और दूसरी कंडीशन जो है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी कि उसके अंदर एक सुपर कोइलिंग जो है वो क्रिएट हो जाएगी, 10 बेस पेयर ही रहेंगे पर टर्न पे, और ये जो सुपर कोइलिंग है ये है पॉजिटिव सुपर कोइलिंग कहलाती है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि डीएनए जो होता है वो लूप बनने के बाद में भी हर लूप के अंदर सुपर कोइलिंग क्रिएट होती है, चाहे वो नेगेटिव या पॉजिटिव। अधिकतर जो बैक्टीरियल डीएनए होते हैं उसमें नेगेटिव सुपर कोइलिंग पाई जाती है। अब कंट्रोल जो होता है सुपर कोइलिंग का बैक्टीरिया में, उसमें 2 एंजाइम काम करते हैं, एक है डीएनए टोपो आइसोमेरेज सेकेंड, या जिसे हम डीएनए गायरेज कहते हैं, और दूसरा जो है वो है इसमें डीएनए टोपो आइसोमेरेज फर्स्ट। टोपो आइसोमेरेज सेकेंड जो होता है वो नेगेटिव सुपर कोइलिंग जो है वो क्रिएट करता है एंड इंट्रोड्यूस नेगेटिव सुपर कोइलिंग, और उसमें ये एनर्जी को यूज करता है, एटीपी को एनर्जी के रूप में यूज करता है। और दूसरा इसका काम है कि यह पॉजिटिव सुपर कोइलिंग से रिलैक्स्ड डीएनए भी क्रिएट करता है, यानी कि पॉजिटिव सुपर कोइलिंग को रिलैक्स करने का काम भी ये करता है। और जहां डीएनए टोपो आइसोमेरेज फर्स्ट की बात करें तो इसका काम होता है कि वो नेगेटिव सुपर कोइलिंग से रिलैक्स डीएनए में कन्वर्ट करने का काम जो है वो टोपो आइसोमेरेज फर्स्ट करता है। तो ये जो कॉम्पिटिंग जो एक्शन होता है दोनों एंजाइम्स का, ये ओवरऑल बैक्टीरियल डीएनए की सुपर कोइलिंग को कंट्रोल करने का काम करते हैं कि इसको हाईली कॉम्पैक्ट बनाना है या नहीं। अब इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं डीएनए सुपर कोइलिंग को। जैसे पहला जो है ये है रिलैक्स्ड सर्कल या रिलैक्स्ड डीएनए के नाम से जानते हैं, और इसमें एक पार्ट जो है इसका वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ के इसको टेक ओवर करता है। लेकिन इसी समय कुछ एंजाइम्स यहाँ पर, जैसे हम बात कर रहे हैं कि टोपो आइसोमेरेज सेकेंड एंजाइम जो होता है वो इस डबल स्ट्रैंड डीएनए के बीच में इसको ब्रेक करता है, इसको तोड़ने का काम करता है, और तोड़ने के बाद में यहाँ पर एक ट्विस्ट क्रिएट हो जाता है कि यहाँ से कट हो जाएगा, और ये दोनों स्ट्रैंड जो है पार्ट जो है वो आगे की तरफ आ जाएंगे, जहाँ पीछे थे देन आगे की तरफ यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे रीजॉइंड हो जाते हैं, आपस में सील हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक ट्विस्ट क्रिएट हो जाता है और वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो ये है
सुपर कोइलिंग। एक रिलैक्स्ड सर्कल जिसमें उसका एक पार्ट जो होता है वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ के और वहां पर टोपोआइसोमरेज एंजाइम काम करके इसको ब्रेक करता है और वो उसके दूसरे एंड की तरफ आकर के दूसरी तरफ आकर के आपस में रीसील हो जाता है, रिजॉइन हो जाता है। इस प्रकार ये एक सुपर कोइल डीएनए का सुपर कोइलिंग क्रिएट करता है डीएनए में। तो यहाँ हम चर्चा कर ली हमने कि ये और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है। तो ये है एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम की बात की हमने आज, और अगले चैप्टर में हम बात करेंगे यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसकी अलग अलग पार्ट्स की